चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूँ तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। नमस्कार दोस्तों, आज अपन फिर एक बार रामानुजन के जीवन को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। रामानुजन के जीवन को अपन सबने पिछली कड़ी में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संघर्ष करते हुए छोड़ा कि लंदन में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है और इस दौरान मिस्टर हार्डी और रामानुजन के बीच में किस प्रकार का वातावरण रहता है। साथ साथ हम सब इस विषय पर भी बड़े गंभीर थे और हमने लास्ट टाइम में यही कहा था आपसे कि अगली बार जब हम सब मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि इस दौरान जब रामानुजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में है तो रामानुजन के घर पर क्या वातावरण है, क्या चल रहा है। तो आज का वीडियो इसी बात को लेकर हमने तैयार किया है कि रामानुजन के जीवन के कुछ अंतिम पड़ाव में क्या कुछ चल रहा है। जिस समय रामानुजन अपने घर में नहीं जा पाए, आ नहीं सकते वो भारत, उस दौरान उनके घर पर क्या क्या चल रहा होगा, पीछे माताजी, पिताजी और उनकी पत्नी क्या कर रही होगी। तो देखिए, इस समय की बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बात ये थी कि जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे रामानुजन और उस समय वहाँ प्रथम विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी थी। उनके घर पे ये वातावरण था कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी किसी भी प्रकार से। आर्थिक रूप से तो पहले भी स्थितियाँ खराब ही थी, लेकिन अब स्थिति और ज़्यादा इस मुद्दे पर बिगड़ गई कि एक तरफ रामानुजन की पत्नी जानकी और उनकी माँ, दोनों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। जैसे हर सामाजिक मुद्दे पर घरों में वातावरण होता रहता है, सास और बहू के बीच में होने वाली तू तू मैं, इस मुद्दे से रामानुजन का घर भी बच नहीं पाया। दोनों सास बहू के आपस में विचारों में मतभेद रहने लग गया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस घर में सास और बहू के विचारों के बीच में मतभेद होता हो वहाँ सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी रहती होगी। क्या मन से रामानुजन की माताजी जानकी को प्रेम करती थी? क्या जानकी अपने पूरे आदर के साथ रामानुजन की माता के साथ रहती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोनों एक दूसरे को ना चाहकर भी एक साथ रह रही थी और परिस्थितियां तो जब रामानुजन घर से दूर थे तो विकट होनी ही थी। लेकिन हर बात पर रामानुजन की माँ उनकी पत्नी को ताना देती। ये सब उनकी पत्नी से सहा नहीं गया। जब भी रामानुजन अपने घर पर पत्र भेजते तो उस पत्र में जानकी का जिक्र करते, माँ से पूछते कि जानकी कैसी है, वो क्या करती है, यहीं रहती है क्या या गांव में रहती, अपने पियर में रहती है। इन सब बातों का जिक्र जब भी रामानुजन करते तो उनकी माताजी किसी भी पत्र के बारे में रामानुजन की पत्नी को नहीं बताते थे। जानकी को रामानुजन के किसी भी पत्र के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं देती, ना कोई चर्चा करती, ना रामानुजन की पत्नी से वो पूछती। यहाँ तक रामानुजन को वापस कभी भी जानकी के बारे में कोई चर्चा रामानुजन की माँ ने नहीं बताई। रामानुजन को कुछ आइडिया तो होगा, इतनी दूर बैठे हुए भी कुछ आइडिया जरूर होगा, लेकिन इतना सब कुछ नहीं था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा बढ़ने लगी। तो एक दिन रामानुजन के भाई, जो उस समय कराची में रहा करते थे, वो एक दिन अपनी शादी के निमंत्रण पर भारत आए थे और उन्होंने अपनी बहन को ले जाने का प्रस्ताव उनकी माताजी के सामने रखा। जानकी के लिए सोने में सुहागा था, क्योंकि रामानुजन के जाने के बाद जानकी वैसे भी घर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उनकी माताजी के होते हुए उसकी ये हिम्मत हो नहीं पाती थी कि वो घर से बाहर कहीं जा भी पाए।
अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भाई लेने आ गया और वो अपनी शादी के लिए अपनी बहन को ले जा रहा था, यानी उसकी शादी थी। अब जानकी अपने भाई के साथ चली गई और वहाँ से उसने रामानुजन को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मैं अपने भाई के साथ यहाँ आ गई हूँ और मुझे अपनी भाभी के लिए साड़ी के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो रामानुजन ने अगले पत्र में उसका जवाब भी भेजा और उनके पैसों की भी व्यवस्था कर दी। जब धीरे धीरे रामानुजन को पूरा आइडिया हो गया कि ये परिस्थितियां चल रही है, जहां 1914 के स्टार्टिंग में 15 के स्टार्टिंग में रामानुजन अपने घर में हर महीने 4-4 पत्र लिखा करते थे, जब इस उठापटक का पूरा पता रामानुजन को चला तो अब धीरे धीरे रामानुजन ने अपने घर पर पत्रों की संख्या कम कर दी। पहले जहाँ महीने में 4 पत्र लिखा करते थे रामानुजन, वहाँ अब केवल 2 पत्र लिखते। धीरे धीरे करते 16 और 17 तक तो रामानुजन ने महीने में एक भी नहीं, पूरे साल में 2-2, 3-3 पत्र ही लिखे थे। और लास्ट तक आते आते परिस्थितियाँ यहाँ तक थी कि रामानुजन अपने घर पर एक ही पत्र लिखा करते थे, क्योंकि रामानुजन बहुत दुखी थे। पहले से तो अपनी पढ़ाई को लेकर वो चिंतित थे ही, उसके साथ साथ आर्थिक कंडीशन को लेकर भी परेशान थे। ऊपर से ये उन दोनों के बीच की आपस की उठापटक जब सामने आई तो रामानुजन को बड़ा दुखी होना पड़ा। ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। लंदन में और इंग्लैंड पूरे में विश्व युद्ध की आहट चली रही थी, आपको मालूम ही है, मैंने बार बार बता दी ये बात। घर में इधर ये परिस्थितियां चल रही थी। इसके बाद रामानुजन की जो पत्नी थी वो काफ़ी दिन तक अपने भाई के पास ही रही। उनकी माताजी से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी और धीरे धीरे ये सब परिस्थितियाँ सामान्य होती गई। उनका आपस में कोई मेल मिलाप नहीं होता था। उनकी माताजी भी उनके व्यवहार से बड़ी दुखी हुई कि जहाँ बेटा पहले 4-4 पत्र लिखा करता था, वहाँ आज उसका एक भी पत्र नहीं आता है। लगभग ऐसी ही परिस्थितियाँ रही। उनके पिताजी की भी स्थिति धीरे धीरे खराब हो गई, उनका स्वास्थ्य भी गिरने लग गया। उनके भाइयों की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। 2 भाई थे रामानुजन के, उन दोनों की स्थितियां भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये सब उस दौर का घटनाक्रम था जब रामानुजन लंदन में थे। उसी दौरान रामानुजन भयंकर बीमार हो गए। जब बीमारी रामानुजन को घेरने लगी तो कुछ समय तक तो डॉक्टरों ने उस रामानुजन का इलाज किया। रामानुजन को अलग अलग जगह पर रखा गया, लेकिन स्टार्टिंग में रामानुजन को दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, इसका भी पता डॉक्टरों को चल नहीं पाया। कुछ समय तक डॉक्टरों ने किसी अलग रोग की दवा रामानुजन को दी, लेकिन फिर अलग डॉक्टर को दिखाया तो ये मालूम चला कि रामानुजन को क्षय रोग है, यानी रामानुजन को टीबी है। इस बात का जब पता चला तो बाद में उनको टीबी के लिए जो उचित इलाज था वो दिया जा रहा था। अब टीबी वाले रोगी के लिए ये कंडीशन है कि अगर उसे ठंडे वातावरण में रखा जाए तो उसको ज़्यादा ठीक रहता है, उसको अच्छा लगता है, उसके स्वास्थ्य पर भी ठीक प्रभाव पड़ता है। जब ये बात डॉक्टरों को पता चली तो उन्होंने उनका स्थान बदल कर किसी दूसरी जगह रख दिया रामानुजन को। ठंडे वातावरण में रहने पर कुछ तो फ़ायदा होता, लेकिन अलग अलग जगह पर रामानुजन को वो सब वातावरण अच्छा नहीं लगता था। रामानुजन को कभी बाहर नहीं निकलने देते थे। रामानुजन भी डॉक्टरों के साथ अब दिन ब दिन बुरा व्यवहार करने लगे और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि रामानुजन के कम से कम उस दौरान 7 या 8 डॉक्टरों को दिखाया गया। लगातार वो बदलते रहते अपने डॉक्टर, किसी की भी सलाह को मानते नहीं थे, किसी भी डॉक्टर की सलाह को मानते नहीं थे। रामानुजन डॉक्टरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। दवाई देते समय पर दवाई नहीं लेते, खाना समय पर नहीं खाते। अब खाने की भी उनके पास समस्या आ गई थी, क्योंकि
पहले तो खुद खाना बना लेते थे, लेकिन बीमारी के समय में अब खुद से खाना नहीं बन पाता था। ऐसी परिस्थिति में रामानुजन करते तो क्या करते। अब रामानुजन, लेकिन पढ़ाई उन्होंने उस समय भी नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो अपना काम करते रहते थे बीमार होने के साथ साथ भी। ये सबसे अच्छी बात थी रामानुजन की। बीमारी ने उन्होंने बुरी तरह जकड़ लिया। कम से कम 7 से 8 महीने वो बीमारी से लड़ते रहे, जूझते रहे। इसी दौरान जो ट्रिनिटी विश्वविद्यालय था उनका, उस ट्रिनिटी विश्वविद्यालय में फेलोशिप के लिए उनका एक फोरम लगवाया हुआ था। उससे पहले उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से ये फरमाइश की थी कि भाई आगे मेरी छात्रवृत्ति आरंभ हो जाएगी तो आप उस समय तक मेरी छात्रवृत्ति आरंभ भी रखें। लेकिन उसी दौरान एक बुरा समय ये आया रामानुजन की ज़िंदगी में कि वहाँ लोग उनके साथ, कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जो अश्वेत होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, और यही उनके जीवन में एक दिक्कत बनकर आया ट्रिनिटी विश्वविद्यालय की फेलोशिप के लिए। जब ट्रिनिटी विश्वविद्यालय की फेलोशिप के लिए उनका नंबर आने वाला था, तो वो जो प्रोफेसर अश्वेत होने का आरोप उन पर लगाते, जाति भेद करते उनके साथ, उन गणितज्ञों ने, उन प्रोफेसर्स ने रामानुजन की ज़िंदगी में भूचाल मचा दिया। क्यों? क्योंकि ट्रिनिटी विश्वविद्यालय से सबसे बड़ी स्कॉलरशिप उनको मिलने वाली थी। उस स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने अपना नाम वापस खींच दिया कि नहीं, रामानुजन को ये फेलोशिप नहीं दी जा सकती। जब रामानुजन को इस बात की जानकारी हुई कि अभी ट्रिनिटी विश्वविद्यालय से मिलने वाली फेलोशिप उनको नहीं मिल पाएगी, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके यहाँ लंदन में रहने का आधार और केवल मात्र आधार वो ट्रिनिटी विश्वविद्यालय की फेलोशिप थी। जब रामानुजन ने ये सब सुना तो एक दिन रामानुजन ने क्या किया, देखिए उस गणितज्ञ की ज़िंदगी में कैसे पल आ गए। अपने रूम से खड़े होकर रेलवे स्टेशन गए रामानुजन, और रामानुजन ने तय कर लिया था, आज ये डिसाइड कर लिया था रामानुजन ने कि आज हमें आत्महत्या करनी है पक्का। रेलवे स्टेशन पर चले गए रामानुजन, और वहां जाकर सामने से आती हुई एक ट्रेन उसके सामने कूद गए। और अच्छा ये रहा कि सामने से आ रही ट्रेन के चालक ने उसको बहुत दूर से भांप लिया था, दूर से देख लिया। इस वजह से उस चालक ने उस गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। रामानुजन से कुछ ही दूरी पर वो ट्रेन आकर रुकी, और बड़ी भयंकर आवाज हुई उस ट्रेन के रुकने से। रामानुजन जब आगे उस ट्रेन के कूदे थे, उनके पैरों पर, हाथ पर, पूरे शरीर पर कई चोटें आ गई थी। घुटने में से उनके ब्लड निकलने लग गया। जब ये सब आवाज़ वहाँ के सामान्य कर्मचारियों ने सुनी, तो सब कर्मचारी उनको लेने के लिए वहाँ खड़े हुए, और सब ने उनको अलग किया। पहले तो उसी समय वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने रामानुजन को पुलिस थाने ले जाने का फैसला किया, और वो सब पुलिस थाने ले गए रामानुजन को। आरपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया एक तरीके से। जब ये समाचार तुरंत वहाँ विश्वविद्यालय में हार्डी के पास भिजवाया गया, तो कुछ ही समय में हार्डी वहाँ आ गए, और हार्डी उस समय उनके मुख्य सहायक की भूमिका में थे। जब ये सारी घटना, रामानुजन की आत्महत्या के प्रयास की पूरी घटना जब हार्डी ने सुनी, तो हार्डी को बड़ा अचंभा हुआ। पता है वहाँ क्या किया हार्डी ने? बड़ी चालाकी से काम में लिया, और चालाकी से काम में ये लिया कि पुलिस वालों को कहा, आपको मालूम है क्या ये व्यक्ति कौन है? पुलिस वालों ने कहा नहीं। फिर कहा कि ये रामानुजन है, और ये बहुत बड़ा गणितज्ञ है, और यहाँ लंदन की रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी जो है उसका फेलो है। मैंने एक नाम बोला, रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी का फेलो। उस जमाने में नहीं, आज तक रॉयल सोसाइटी का फेलो होने का मतलब है
बहुत बड़ा इंसान। उसकी इज्जत इतनी बड़ी होती थी उस समय भी वहाँ कि कोई किसी भी प्रकार की सूचना पूछता तक नहीं था FRS को, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी को। जो उस रॉयल सोसाइटी का फेलो होता उसको बहुत बड़े सम्मानित नज़रों से देखा जाता था। जब हार्डी ने कहा कि ये रॉयल सोसाइटी का फेलो है, आप उस पर किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं कर सकते, सारे पुलिस वाले सकपका गए। क्यों? क्योंकि रॉयल सोसाइटी के फेलो होने का मतलब बहुत बड़ा इज्जतदार आदमी होना। उस समय तक हकीकत में रामानुजन उस रॉयल सोसाइटी के फेलो नहीं थे, लेकिन हार्डी ने उन पुलिस वालों से झूठ बोला। जब पुलिस वालों ने रॉयल सोसाइटी के फेलो होने की बात सुनी तो उनको अपने रूम तक हार्डी सहित छोड़ने भी आए और उनको सम्मान भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और उनके जो भी उपचार करना था वो उपचार भी किया उन लोगों ने। इस प्रकार हार्डी का चातुर्य काम आया जब रामानुजन को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। अगर हार्डी नहीं आते तो क्या होता? शायद वो सबसे बड़ा गणितज्ञ लंदन की जेल में होता। आत्महत्या के प्रयास में रामानुजन को निश्चित रूप से जेल की सजा काटनी पड़ती। अब धीरे धीरे रामानुजन वहां आ गए तो हार्डी लगातार प्रयास कर रहे थे कि आर्थिक स्थिति की वजह से ही इस बच्चे ने वास्तव में ही आत्महत्या का प्रयास किया है। रामानुजन ने फैसला किया कि ट्रिनिटी विश्वविद्यालय की इसको फेलोशिप नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे अब रॉयल सोसाइटी जो है उस रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाऊंगा इसे। उसी दिन कार्रवाई शुरू कर दी हार्डी ने, उसका फॉर्म भरवाया, रॉयल सोसाइटी की मीटिंग हुई, वहाँ गए हार्डी स्वयं और कहा कि ये बहुत ही प्रखर बुद्धि का गणितज्ञ है, आने वाले समय में दुनिया का नाम रोशन अगर कोई करेगा तो ये गणितज्ञ करेगा, और इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जिसको दुनिया के गणितज्ञ जानते तक नहीं थे। उस आविष्कारों को इस गणितज्ञ ने दिया है। कम से कम 400 से 500 सूत्र, जो आज की डेट में संख्या 4000 हो गई है, वो फॉर्मूले इस बच्चे ने दिए हैं दुनिया को। रॉयल सोसाइटी के सब लोगों ने देखा तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन हार्डी की दलीलें बड़ी सही थी। 1000 व्यक्तियों में से मात्र केवल 25 व्यक्तियों को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप के लिए चुनना था, और दुनिया में रॉयल सोसाइटी का मेंबर होने का मतलब था बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ी छात्रवृत्ति, बहुत बड़ा नाम। आज भी वो लंदन की रॉयल सोसाइटी जानी जाती है इस नाम के लिए। जो व्यक्ति आज भी उस रॉयल सोसाइटी का मेंबर बन जाता है, जो भी उसको फेलो बन जाता है, उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, न्यूज़पेपर में छपता है, बड़ा सम्मान होता है उस व्यक्ति का, और दुनिया के गिने चुने व्यक्ति उसके फेलोशिप बनते। ऐसे समय में 1919 के दौर में रामानुजन ने रॉयल सोसाइटी की फेलो हासिल की। बड़े सम्मान की बात है हम भारतीयों के लिए। हार्डी के प्रयासों से आखिर रॉयल सोसाइटी के जो विचार करने वाली कमेटी थी, जो मेंबर थे, वो इस बात पर मजबूर हुए कि इस गणितज्ञ को रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया जाए, और उसी दिन फैसला हुआ और फाइनल हुआ। और 3 दिन बाद रॉयल सोसाइटी ने 1000 में से 25 व्यक्तियों के नाम का रॉयल सोसाइटी के फेलो के लिए अनाउंस किया। उसमें से रामानुजन का नाम भी छपा, और जब ये खबर रामानुजन ने सुनी तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने तुरंत हार्डी से मुलाकात की और हार्डी को कहा,
आपने मेरे लिए जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। एक पिता भी इतना प्रयास नहीं कर सकता जितना आपने मेरे लिए किया है। आपने तो पिता से बढ़कर यहां भूमिका निभाई है। इस अपरिचित जगह मुझे कौन जानता था, पूरे लंदन में मेरी बड़ी पहचान आपने बनाई है। और रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाकर तो आपने मुझे फेलो बनाकर, FRS लगता था, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, FRS नाम लगा सकते थे वो। उनको बड़ी सुविधाएं मिलती थी, बड़ा पैसा मिलता था, बड़ी इज्जत मिलती थी। जब ये बात पहुंची धीरे धीरे उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी माताजी को पता चला कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुन लिया गया है, तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दिन प्रतिदिन बड़ी खुशियां मनाई गई। उनके सारे दोस्त उनके घर पहुंचे और उनकी माताजी ने भी बड़ी खुशी जाहिर की। लेकिन उनकी माताजी ये चाहती थी कि वो अब घर नहीं आए, तो क्या करे, वहीं रहकर वो MA की पढ़ाई करे। रामानुजन अपने घर आना चाहते थे बीच के समय में, लेकिन उनकी माताजी चाहती थी कि नहीं, वो MA की पढ़ाई वहीं करे, ताकि उनके कुछ आर्थिक लाभ हमें भी प्राप्त हो सके, हमारा भी घर का खर्चा चल सके। जानकी तो खैर घर से दूर थी ही, वो अपने भाई के पास रहती थी, लेकिन रामानुजन को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। उनकी माताजी जानकी के बारे में रामानुजन को कुछ नहीं बताती थी अब भी, बल्कि रामानुजन को पता था, क्योंकि उसका एक पत्र जा पहुंचा था उनके पास। रॉयल सोसाइटी के फेलो बनने के बाद जब वो बीमारी से थोड़े पीड़ित थे, तो शुरुआती समय में उन्होंने रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स को एक पत्र लिखा और कहा कि कुछ बीमारी की वजह से मैं आपके यहाँ कुछ समय के लिए आ नहीं पाऊंगा। लेकिन इस पर भी रॉयल सोसाइटी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। अब आपत्ति दर्ज नहीं कराई, कोई बात नहीं, लेकिन इस फेलोशिप के कारण रामानुजन ने बड़ा प्रयास किया। रामानुजन के जीवन में ये मानकर चलो कि रॉयल सोसाइटी के फेलोशिप मिलने का मतलब था उनका कद अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और जब ये अचानक कद बढ़ा रामानुजन का, तो आप सोच सकते हो कि आज के समय में एक व्यक्ति जो बहुत कम काम करता है और उसको एक बड़े सम्मान का दर्जा दिया जाता है, तो वो अपने घमंड में चूर हो जाता है। लेकिन रामानुजन को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। बड़े आत्मसम्मान के साथ, बड़ी ही निष्ठा भरी नज़र रखते थे वो हार्डी के प्रति। और इसी समय में उन्होंने हार्डी को कई पत्र लिखे, कई ऐसे पत्र जिन्होंने गणित के संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन किया। क्रांतिकारी परिवर्तन कहूँगा मैं इसको, क्रांतिकारी परिवर्तन किया। ऐसे कुछ पत्र रामानुजन ने हार्डी को लिखे, और हार्डी के कहने पर ही रामानुजन ने अनेक प्रकार के फंक्शन डिफाइन किए, जिनकी चर्चा मैं कभी न कभी आपसे करूंगा कि रामानुजन ने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें गणित को दी, कौन कौन से, जिनकी मैं यही कहता आ रहा हूं अब तक आपसे कि रामानुजन ने ये आर्टिकल लिखा, ये आर्टिकल लिखा। लेकिन मैं कभी न कभी एक वीडियो में आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि गणित में ये सब जो हैं वो रामानुजन की देन है। और एक गणितज्ञ जो इंग्लैंड में थे, उन्होंने तो रामानुजन के बारे में यहां तक कह दिया कि रामानुजन ने जो 4 समीकरण मेरे को हल करने के लिए दी थी, उसमें मैंने एक समीकरण पहले कुछ ही सेकंड में हल कर दी, दूसरी समीकरण को सरल करने में मुझे घंटों का समय लगा, तीसरी समीकरण को हल करने में मुझे कुछ दिनों का समय लगा, और एक समीकरण तो ऐसी थी जिसको हल करने में मुझे बहुत लंबा समय लगा, यानी कई दिन लगे, कई महीनों लगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लैंड के गणितज्ञों ने कहा। अब आप सोच सकते हो कुछ ऐसी भी चीजें जरूर है जो दुनिया हल नहीं कर पाई रामानुजन की। उनकी एक बुक लॉस्ट बुक ऑफ रामानुजन के नाम से प्रकाशित हुई।
उसमें तो बहुत ऐसे सूत्र, बहुत ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको दुनिया वाले आज तक नहीं जान पाए हैं। क्या रहा होगा उस व्यक्ति के जीवन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे रामानुजन के जीवन में सुधार होने लगा। रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिलने के बाद उनकी सेवा शुश्रूषा होने लगी, नाम के आगे FRS लिखा जाने लगा। आज मैं आपसे इतनी ही बात करूंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज अपन इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। क्यों रखेंगे उसका कारण भी बताता हूं। कुछ ऐसी घटना है जिसका संबंध मेरे अगले वीडियो से रहेगा। कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज अपन इस कहानी को यहां खत्म करेंगे, लेकिन कल की कड़ी रामानुजन के जीवन से जुड़ी हुई बड़ी अहम होगी। आपको विचार करना है, आपको सोचना है, आपको खुद भी तय करना है कि हम सबको भी रामानुजन की तरह बड़ा बनना है या नहीं बनना। उसके जीवन में कितना संघर्ष था, वैसा अपने जीवन में अगर हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब अपने घरों में खुशी से रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।